Welcome everybody. तो अभी का टॉपिक है हमारा ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, 10th की साइंस है। होपफुली आपको स्लाइड्स और मेरी आवाज जो है क्लियरली आ रही होगी। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहली स्लाइड हमारी इंट्रोडक्शन से, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन है हमारा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा टॉपिक था पीछे, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। तो ये बहुत ज्यादा हम ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को इंटरचेंजेबली हम ये नाम जो है एक्सचेंज बोल देते हैं, लेकिन टेक्निकली ये टर्म जो है वो दोनों डिफरेंट है। ब्रीथिंग डिफरेंट है और रेस्पिरेशन डिफरेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक ये देख लो, आप आगे जाके हमारा क्लियर हो जाएगा रेस्पिरेशन क्या और ब्रीथिंग क्या है हमारा। तो ये हमारा कल हमने जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हैं। ठीक है, जितने भी सिस्टम जो अलग अलग सिस्टम्स अलग अलग ऑपरेट करते हैं सारे। तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा ये नेजल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है, नाक से। नाक के अंदर वाला, जैसे हम कल मुंह खोल के हम दिखाया था, मैंने आपको पूरा स्लाइड दिखाई थी, वो ओरल कैविटी था अंदर से। उस जो अंदर जितनी भी जगह थी, कैविटी बोलते हैं जगह को, तो मुंह के अंदर वाले पोर्शन को हमने कहा था ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। ठीक है, ऐसे ही जब हम नाक के अंदर से जो जगह हमारी ये नेजल कैविटी आई। ठीक है, उसके बाद वाला पोर्शन हमारे पास फेरिंग्स आया इमीडिएट, उसके साथ नाक वाला इमीडिएट जो कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, उसके साथ फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स। तीसरी टर्म से आपने याद रखनी है। लैरिंग्स एक ऐसी जगह है जहां से हमारी आवाज, वोकल कॉर्ड, जहां से हमारी आवाज निकलती है, साउंड बॉक्स। उसके बाद ट्रैकिया, कल हमने पढ़ा था ईसोफेगस, जहां से खाना हमने मुंह में डाला था, उसके बाद ईसोफेगस कनेक्टेड था हमारे स्टोमक के साथ। ऐसे ही अब ये नेजल कैविटी हमारी ट्रैकिया, अब हम सामने इसके साथ साथ में है ट्रैकिया। ईसोफेगस के साथ दो पाइप है नीचे के लिए, एक स्टोमक के साथ मिलती है और एक हमारी लंग्स के साथ जाके मिलती है। अब ये जो लंग्स के साथ हमारी ये जो सांस वाली पाइप है, सांस वाली नली, इसका नाम है ट्रैकिया। ठीक है, नाम आपने याद रखना है ट्रैकिया। जैसे ही इन लंग्स हमारे पास टू है, ठीक है, एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। तो ये जो ट्रैकिया है जो दो में डिवाइड हो जाता है। ये जो देखो ब्रोंकाई, इसको लिख सकते हैं हम राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। जो राइट वाले लंग में चले जाता है उसको राइट ब्रोंकाई, और एक चले जाता है लेफ्ट ब्रोंकाई में, जो लंग्स लेफ्ट लंग में चले जाता है। फिर आगे फिर से वो सब डिवाइड होता है। ब्रोंकाई जो है फिर से ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंक्यूल्स जो नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये याद रखना है आपने, जैसे कल हमने पढ़ा था बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टोमक, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद साथ साथ उसके साथ एसेसरी ऑर्गन्स भी थे। तो ऐसे ही हमारा ये जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चढ़ेगा, नेजल कैविटी आएगा, फेरिंग्स आएगा, लैरिंग्स आएगा, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा और इसकी डिटेलिंग देखते हैं। एक और डिटेलिंग है इसकी। अभी जो लंग्स का जो इंटरनल पार्ट दिखाया है इसमें, देखो फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया फिर से डिवाइड हो गया, ब्रोंकस राइट और लेफ्ट में। अब आगे फिर से ही डिवाइड हो गया, ब्रोंकाई जो है ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गया, फिर से सब डिवाइड हो गया। जैसे पानी की पाइप आती है ना हमारी होल से, एक बड़ी पाइप होती है। ठीक है, फिर आगे सब डिवाइड होती है हमारी घरों में, ऐसे 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 कनेक्शन निकलते हैं उसको, बहुत सारे कनेक्शन निकलते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसे ही ये देखो, ये ब्रोंकाई हमारा कितने में सब डिवाइड हो रहा है, छोटे 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 उसकी पाइपें लगी हुई हैं। और इन पाइपें जो छोटी 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 पाइपें जो ओटलेट्स है, उनके आगे जो है वही एल्वली है, जो बलून शेप है, इनका नाम है एल्वली। ये याद रखना, एल्वोलस, ये याद रखना आपने। और इन सब को बोला जाता है ब्रोंकियल ट्री। देखो पेड़ जैसा है, पेड़ जैसा दिख रहा है ना आपको, ये ब्रोंकियल ट्री बोला जाता है। कहां से इसको, ये ब्रोंकस से स्टार्ट होता है। पीछे वाली स्लाइड आपने चेक किया होगा, आप नोट डाउन कर सकते हो। देखो ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वली, इन तीन को कहा जाता है हमारा ब्रोंकियल ट्री। पेड़, ऐसा पेड़ देखो, पेड़ जैसा डिवाइड, ब्रोंकियल ट्री। ये हमारे लंग्स में पाया जाता, लंग्स में। अब इनका काम क्या है, फंक्शंस क्या है, इनके वर्किंग कैसे, इनकी काम कैसे करते हैं, गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है इनका, तो हम आगे वाली अगली स्लाइड्स में देखेंगे। ये आप रफ डायग्राम आप नोट डाउन कर सकते हो।
ताकि आपको मेमोरी में भी चीजें रहे। देखो नेक्स्ट स्लाइड हमारी, फिर से इसमें और ज्यादा इसमें हम डिटेलिंग में जाएंगे थोड़ी सी। देखो इस साइड राइट साइड आ जाना, नेजल कैविटी, फिर ओरल कैविटी, ओरल आया, मुंह वाला कैविटी, फिर टंग आया, लैरिंक्स आया, ट्रैकिया आया। अब हम इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली साइड में जाएंगे। लैरिंक्स, ट्रैकिया, और फिर लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस, ठीक है। और ये जो लंग्स होते हैं ये कवर्ड होते हैं हड्डियों से। देखो चेस्ट आप इस पे दबाओगे इसको, ये हड्डियां होती हैं उसको ऊपर से, क्योंकि बहुत ज्यादा नाजुक पोर्शन होता है हमारा। तो ये नेचर ने इसको प्रोटेक्ट किया है किसके साथ, रिब्स के साथ, हड्डियों से इसको प्रोटेक्ट किया है। देखो हार्ट है हमारा, ये हमारा लंग्स है, तो इनको प्रोटेक्ट किया गया है नेचर ने इनके साथ, रिब्स के साथ। नहीं तो कोलैप्स हो सकती है, अगर जोर से कोई मुक्का मारेगा इनको, ठीक है, तो ये कोलैप्स हो सकता है। उसकी वजह से नेचर ने इनको प्रोटेक्शन दी हुई है रिब्स की प्रोटेक्शन ऊपर से हड्डियां होती है इनको स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो रिब केज भी बोला जाता है, केज तो ऐसे बोलते हैं पिंजरे को, ये भी पिंजरा जैसे, ये पिंजरे में ऐसे ऊपर से पिंजरा जैसे उसके अंदर से वो अटैच्ड होती है, फिक्स्ड होती है। अच्छा, रिब्स के नीचे देखो प्लूरा, प्लूरा होती है कवरिंग हमारी इसकी लंग्स की जो कवरिंग होती है ऊपर की, उनको कहा जाता है प्लूरा। प्लूरल स्पेस, उसके बीच में जो डबल मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में जो स्पेस आएगी उसको प्लूरल स्पेस कहा जाता है। प्लूरा नाम याद रखना है सारे जितना बोला मैंने, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, रिब्स, राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई, एल्वोली, ये नाम याद रखना आपने। अच्छा, प्लूरा है इसकी कवरिंग, लंग्स की कवरिंग को कहा जाता है प्लूरा। और इनके बीच में जो स्पेस आती है बीच में मेम्ब्रेन्स के बीच में, उसको कहा जाता है प्लूरल स्पेस। और इसके नीचे एक नाम लिखा हुआ है डायफ्राम। डायफ्राम का एक बहुत बड़ा काम होता है हमारी ब्रीथिंग में, हम आगे देखेंगे। डायफ्राम, इसके नीचे से एक और चीज होता है डायफ्राम, अभी नाम याद रखना, आगे बताऊंगा इसकी फंक्शनिंग क्या है। डायफ्राम, ठीक है। देखो अब हमने एल्वोली बोला था मैंने आपको, तो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। ब्रोंकियल ट्री बोला था सबसे पहले मैं आपको, ट्राइकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और फिर एल्वोली या एल्वोलस बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ये देखो सैक लाइक स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा स्पेशियस हो जाते हैं, हमारे लंग्स को बहुत ज्यादा स्पेस देते हैं अंदर, ताकि हम जितना भी सांस ले रहे हैं अंदर बाहर कंटिन्यू, जब से हम पैदा हुए हैं जब तक हमने इस दुनिया में रहना है, जितनी सांसें चल रही हैं कंटिन्यू चल रही है। इनवॉलेंट्री एक्शंस है हमारे, इनवॉलेंट्री, हमारा कोई इस पे कंट्रोल नहीं है, इनवॉलेंट्री एक्शंस है। हार्ट धड़क रहा है तब से ही धड़क रहा है, जब से हम पैदा हुए हैं, जब तक रहना है हमने, जब तक हम जिंदा है। इनवॉलेंट्री एक्शन, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं हाथ बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, आंखें बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, वॉलेंट्री एक्शन है। मैं बोल रहा हूँ, वॉलेंट्री एक्शन है। मैं खड़ा हूँ, वॉलेंट्री एक्शन है। मैं बैठा हूँ, वॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। सांस लेना और छोड़ना, सांस लेना छोड़ना कंटिन्यू प्रोसेस है। सो रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, बैठे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ठीक है। और एक कंटिन्यूटी में कैसे चलता है, देखो ये ब्रोंकियल ट्री बोल दिया मैंने आपको, लंग्स है एक साइड, एयरवे पैसेज, एयर पैसेज, और एक गैसियस एक्सचेंज एल्वोली। और ये जितना भी गैसियस एक्सचेंज का काम होता है, सांस लेना और छोड़ना, गैसियस एक्सचेंज होता है अंदर। एक्सचेंज मतलब हमने किसी को पैसे दिए, उसने उधर से क्या दिया, उसने उधर से कोई चीज दी, उसके बदले फ्री में कोई चीज नहीं देता है, नहीं देता है। हमें पैसे देने दुकानदार को, वहां से कोई चीज देता है, उसने एक्सचेंज किया, हमने पैसों को एक्सचेंज किया, कमोडिटी से, चीजों से एक्सचेंज किया। ऐसे ही जब हम सांस अंदर लेते हैं, पूरी सांस अंदर चली जाती है, जिसमें हमारे पास एयर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, बाकी गैसेस भी हैं, सारी अंदर चली जाती है हमारी। लेकिन हमारे वहां पे हमारी बॉडी के लिए सिर्फ यूजफुल क्या है, ऑक्सीजन है। वहां पे वो एंटर हो लेता है, ब्लड उसको सक कर लेता है। कैसे सक कर लेता है वो आगे दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और उसमें एक्सचेंज देता है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में बन जाता है, तब तक उसको एक्सचेंज कर देता है, ताकि हम उसको बाहर छोड़ दें, एनवायरनमेंट में उसको रिलीज कर दें। ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ये इसकी डेफिनेशन। ब्रीथिंग और वेंटिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। या अब इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, काम क्या है ब्रीथिंग का, वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं इसको। प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर,
हवा को अंदर लेना, मूविंग इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, और बाहर निकालना, उस प्रोसेस को कहा जाता है ब्रीथिंग। टू फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज विद द इंटरनल एनवायरनमेंट, मोस्टली टू ब्रिंग इन ऑक्सीजन एंड फ्लश आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया, सांस अंदर ली हमने, जितना भी एयर हमने अंदर लिया, हमने ऑक्सीजन यूटिलाइज किया, ब्लड ने उसको सक किया, और उसके एक्सचेंज में ब्लड ने उसको क्या थमा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड उसको थमा दिया, ताकि वो उसको बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर दे। ये डेफिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हो। अच्छा, अब ये ब्रीथिंग प्रोसेस होता कैसे है? हमने बोला लेना और छोड़ना, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, कंटिन्यू प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस, ले भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं, ले भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। इस सांस अंदर लेने को, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन देखो, ब्रीथिंग इन और एक्सपिरेशन, इन हो गया अंदर और एक्स हो गया बाहर, एक्सपिरेशन, ब्रीथिंग आउट, सांस बाहर छोड़ना। कैसे छोड़ते हैं अब हम वो देखना, उसका मैकेनिज्म देखना है कैसे होता है हमारा। अब इसमें बहुत सारी चीजें हमारी इन्वॉल्व होती है, हमारी लंग्स के अलावा भी। देखो हमारा रिब केज है, लंग्स है, और मैंने बोला था आपको डायफ्राम, ठीक है। अभी हम आपको थोड़ा सा, अगर सांस अंदर ले रहे हो कॉन्शियसली सांस को, उसको तुरंत देख लो, सांस अंदर कैसे जा रही है, अंदर क्या क्या मूवमेंट्स हो रही है, और सांस जब बाहर आप छोड़ रहे हो क्या क्या हरकतें हो रही है अंदर से। कॉन्शियसली इसको थोड़ा मॉनिटर करो, एक दो सांसों को मॉनिटर करो, सांस अंदर कैसे जा रही है और कौन कौन सी पार्ट्स अंदर हिल रहे हैं, और सांस जब बाहर जा रही है क्या क्या चीज अंदर से हमारा हिल रहा है। तो वो हम उसको कॉन्शियसली, मतलब हमारे माइंड में हम उसको देख रहे हैं क्या चीज हो रहा है, ठीक है। तो हमारा इंस्पिरेशन में जब हमारे पास देखो इंटरकोस्टल मसल्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, ये चीजें आपने याद रखनी पहले। इसमें इन्वॉल्व कौन कौन सी चीजें होती है हमारी इस ब्रीथिंग प्रोसेस में? एक हमारे इंटरकोस्टल मसल्स आप देख सकते हो, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स। उसके बाद रिब्स है, ये हड्डियां हमारी, चेस्ट वॉल्स, ठीक है, चेस्ट वॉल्स। और उसके साथ या साथ में आगे तीसरा पार्ट है हमारा डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम बोला था मैंने, जो हमारे लंग्स के नीचे से एक हमारा सब पार्ट होता है, हमारा एक और ऑर्गन होता है हमारा, उसको कहा जाता है डायफ्राम। और चौथा है हमारा फिर लंग्स होता ही है, ठीक है। चार चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है हमारी, एक लंग्स, डायफ्राम, रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स जो हमारे रिब्स के बीच में और लंग्स के बीच में होती है, ठीक है। अब ये प्रोसेस होता क्या है रेस्पिरेशन के टाइम में? इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, या 4 पॉइंट्स अब लिख लो। इंस्पिरेशन के टाइम में, इंस्पिरेशन जब ब्रीथिंग इन, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं, पहला पॉइंट आपने याद रखना है, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में आप लिख लो, इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखो सांस अंदर ले रहे हो, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सुकड़ लेते हैं। किस लिए सुकड़ते हैं? रिब्स एंड चेस्ट वॉल्स गेट पुल्ड अप। ये जो चेस्ट वॉल है और रिब्स हैं वो ऊपर के लिए चढ़ जाते हैं, बाहर के लिए, ताकि अंदर लंग्स में स्पेस भर जाए, लंग्स में स्पेस भर जाए। इसलिए हमारा चेस्ट वॉल्स और रिब्स जो है वो बाहर के लिए आ जाते हैं जब हम सांस अंदर के लिए ले रहे हैं, ठीक है, ताकि हम ज्यादा सांस अंदर ले पाए। समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं? तीसरा जो पोर्शन है इसका, देखो सामने वाली डायग्राम है, डायफ्राम इन लंग्स को ऊपर के लिए पुश कर रहा है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्लैटेंस एंड मूव्स डाउन। देखो डायफ्राम नीचे के लिए मूव कर रहा है, और ये जो लंग्स की जो स्पेस है ज्यादा बढ़ रही है, लंग्स की स्पेस ज्यादा बढ़ रही है। इसकी वजह से जब हम डायफ्राम नीचे के लिए आ रहा है और रिब्स जो है बाहर के लिए आ रहे हैं, लंग्स की जितनी भी ज्यादा स्पेस होगी वो ज्यादा बढ़ जाती है, ताकि उतनी ज्यादा सांस हम ले सके। अब ये डिपेंड करेगा, हम रेस्ट वाले पोजीशन में है तो ये बिल्कुल नॉर्मली चलेगा। जब हम खेल रहे हैं तब हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, जब हम दौड़ रहे होते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है हमें, कितनी ज्यादा सांस फूलती है हमारी। सांस फूलने का मतलब है हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, बॉडी को ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन रिक्वायर कर रहा है, ज्यादा मांग रहा है, वो ब्लड सर्कुलेशन वो ज्यादा तेज हो रही है। तो चौथा पार्ट है इसका, वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेस, और वॉल्यूम जो है इसका लंग्स का जो इंक्रीज हो जाता है, इनकी वजह से डायफ्राम नीचे आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट फ्लैट हो जाता है,
लंग्स को ज्यादा स्पेस मिल जाती है, रिब्स हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, बाहर के लिए निकल जाते हैं, हमारे लंग्स को ज्यादा स्पेस मिल जाती है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेस, एयर प्रेशर, ये अलग चीज है, क्या एयर प्रेशर क्या काम करता है, एयर प्रेशर इनसाइड ड्रॉप्स, ये याद रखना है, लेकिन आपको एयर प्रेशर इनसाइड ड्रॉप्स काजिंग एयर टू रश इन, जब अंदर प्रेशर कम हो गया इसका मतलब बाहर से हाई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में अंदर हवा ने अंदर चले जाना है, तब जाके हमारा एयर प्रेशर बहुत ज्यादा काम करता है, तभी तो हम सांस ले पाते हैं, ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा वो लद्दाख वाले एरिया में चले जाते हैं ऊपर, हमारे सांस नहीं ले पाते हैं, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी कम है लेकिन सांस भी नहीं ले पाते हैं, वो किसकी वजह से, हमारा एयर प्रेशर वहां पे बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाता है। अब आया दूसरा इसका प्रोसेस, दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है हमारा ब्रीथिंग, एक इंस्पिरेशन है एक एक्सपिरेशन है। पहले इंस्पिरेशन पढ़ लिया हमने इंस्पिरेशन में, और इसका बिल्कुल अपोजिट है हमारा एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स कर लेते हैं, ठीक है, जगह आपस में ज्यादा बना लेते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं, इंटरकोस्टल मसल याद रखना, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये रिलैक्स कर लेते हैं, और रिब्स जो है वो चेस्ट वॉल मूव ऑन, और सांस हमने जब छोड़ी हमारा चेस्ट वाला पोर्शन और ये रिब्स वाला पोर्शन भी हमारा नीचे आ जाता है। नीचे आने का मतलब है, दब जाने का मतलब है उसको लंग्स को अंदर के लिए पुश करता है ताकि उसकी स्पेस और कम हो जाए, अंदर जितना भी सांस है वो बाहर निकल जाए, एक्सपिरेशन, और एक कंटिन्यू प्रोसेस है। तीसरा इसी में देखो, डायफ्राम रिलैक्स एंड मूव्स अपवर्ड्स, डायफ्राम ऊपर लेके मूव कर रहा है ताकि उसको लंग्स को पुश करे, उसमें जो भी सांस वास है वो बाहर निकल आए, ठीक है। ऊपर हमारे इंस्पिरेशन में डायफ्राम फ्लैट हुआ था, मूव डाउन किया था, नीचे के लिए मूव किया था, फिर तब जाके इसमें लंग्स में हमारी स्पेस बनी थी ज्यादा, इसमें डायफ्राम ने ऊपर के लिए मूव किया है ताकि इसमें लंग्स में हमें स्पेस कम हो जाए और ज्यादा से ज्यादा वो जो हमारी जो हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड है या जो भी एयर है हमारे लंग्स में एक्सपायर्ड, वो बाहर निकल आए। और चौथा इसी का, जब हम ये सारी चीजें हो जाएंगी, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाएंगे, रिब्स और चेस्ट वॉल मूव डाउन कर जाएंगे, नीचे के लिए मूव करेंगे, और डायफ्राम ऊपर के लिए मूव करेगा, डायफ्राम ऊपर के लिए, रिब्स और चेस्ट वॉल नीचे के लिए, और इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेंगे, तब जाके चौथा क्या होगा, ये लंग्स जो है, लंग्स कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी, इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर लेगा, और जो अंदर जितना भी, और एयर प्रेशर इंक्रीजेस, जिसकी वजह से वो बाहर हमारे सांस जो है बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। ये समझाते समझाते मैंने कितनी बार सांस से अंदर बाहर ली है ना। तो हम कॉन्शियसली ये चीजें करते ही नहीं, अगर हम कॉन्शियसली 1 2 4 5 बार हम इसको देखें तो ये चीजें हमें ऐसे ही याद हो जाएंगी। सिर्फ 5-6 टर्में याद रखनी, इंटरकोस्टल मसल्स का क्या काम है, रिब्स और चेस्ट क्या करते हैं, ऊपर के लिए चढ़ते हैं, नीचे के लिए चढ़ते हैं, देखो ये याद हो जाएगा आपको, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट है हमारा, देखो एक और इसमें भी आप ये कंप्लीट देख सकते हो, देखो अंदर के लिए आ रहा है सांस, इंस्पिरेशन में देखो सांस अंदर के लिए आ रहा है, इसमें एयर प्रेशर कम है, डायफ्राम की पोजीशन देखो, रिब्स की पोजीशन देखो, इसमें हमारा रिब केज की पोजीशन देखो, चेस्ट वॉल की पोजीशन देखो, तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, इसी के साथ साथ फ्लो चार्ट है हमारा। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट में अभी जब हमने पढ़ा, नॉस्ट्रिल्स, नाक के अंदर वाले दोनों ये जो जगह होती है हमारी, इनको नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है, नेजल कैविटी, ठीक है। ये देखो इसमें एरो जो है वो इन के लिए भी है और आउट के लिए भी है, सांस अंदर जा रही है तो बाहर जा रही है, कैसे जा रही है, नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी, फिर फेरिंक्स, फिर लैरिंक्स, फिर ट्रैकिया, ऐसे ही मैंने कल आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का भी फ्लो चार्ट बनाया था, ये बिल्कुल इजी हो जाता है आपको अपने याद करना है, नहीं आपने फिर सिर्फ डायग्राम्स आपके साथ उनके साथ अटैच कर लेनी, वो याद हो जाता है ऑटोमेटिकली कौन सा फ्लो कहां के लिए है। इंस्पिरेशन की बात कर रहे हो तो हम बोलेंगे नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी, फिर फेरिंक्स, फिर लैरिंक्स, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोली, और फिर ब्लड, ये इंस्पिरेशन की बात है। एक्सपिरेशन जब हमने डिफाइन करना हो, थोड़ा सा 2 लाइनें लिखी हमने एक्सपिरेशन की, क्या हमने उसमें हमने ये अपोजिट वाला डायरेक्शन बताना है, फिर ब्लड से एल्वोली, कार्बन डाइऑक्साइड हैंड ओवर किया इसने, एल्वोली से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, ट्रैकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स, नेजल कैविटी, और आपने सिर्फ नीचे के लिए याद करना है, फिर अपोजिट तो लिखना ही है एक्सपिरेशन जब लिखोगे आप, ठीक है।
और इनको कहा जाता है फिर ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोली, ब्रोंकियल ट्री। और इसके साथ साथ आता है फिर हमारा ब्लड जो है वो मेन रोल प्ले करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। कल भी बोला था आपको मैंने, जितने भी सिस्टम्स हैं सारे आपस में कोलैबोरेट करते हैं, तभी जाके इंडिविजुअल जो है कंप्लीट जो है वो अपने सारे सिस्टम जो है तब जाके वो कंप्लीट कर पाता है। तब जाके मैं खड़ा हूं जब मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम, मेरा नर्वस सिस्टम, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेरे जितने भी सिस्टम्स है बॉडी में वो आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं प्रॉपरली, तब जाके मैं खड़ा हूं। ठीक है, ये फ्लो चार्ट आप नोट डाउन कर लो। तो आप थोड़ा लिखने का टाइम है, 2-4 पॉइंट्स आप लिख लो। तो फंक्शंस ऑफ लंग्स, ये तो सारा आपने पढ़ लिया, बता दिया मैंने आपको डायग्रामेटिकली, अब आपको बता दिया। अब प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका? टू प्रोवाइड मींस ऑफ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एनवायरनमेंट एंड बॉडी। हवा में जो एनवायरनमेंट में जो हवा है, कल भी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या था, ताकि जो एनवायरनमेंट में जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी जो है वो यूटिलाइज कर पाए। बाहर से हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, तब जाके हम वो न्यूट्रिएंट्स जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तब हम यूज कर पाते हैं। ठीक है, इसी तरह जब ये जो लंग्स का काम है, जो एनवायरनमेंट में जो हवा है, ऑक्सीजन है, बाकी चीजें हैं, वो हम कैसे यूज कर पा रहे हैं? जब हम वो सांस अंदर ले रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, वो लंग्स जो है बेसिक फंक्शन है इसका, वो जगह प्रोवाइड करता है, एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन हम यूज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिप्लेस कर रहा है हमारी बॉडी से जो प्रोड्यूस हो रहा है। फिर सेकेंडरी फंक्शन है इसका मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस एंड एज रिजर्वायर फॉर ब्लड। ब्लड का रिजर्वायर भी ये काम करता है, वो मैं अगले वाली स्लाइड में बताऊंगा वो कैसे करता है रिजर्वायर ब्लड का काम। बस हमारी 3-4 स्लाइड से हमारा आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल भी मैंने आपको बहुत ज्यादा टाइम लिया था। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लंग्स, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। लंग्स आर टू लार्ज ऑर्गन्स लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट। ये दिल के आसपास, एक राइट वाली साइड, एक लेफ्ट वाली साइड, लंग्स, 2 लंग्स होते हैं हमारे, फेफड़े जिनको बोलते हैं, जहां पे सांस जाती है अंदर हमारी। when we breathe, air enters the throat, passes through the trachea and moves to the lungs through structures called bronchial tubes. ठीक है, ब्रोंकियल स्ट्रक्चर के थ्रू अंदर चले जाती है सांस और लंग्स में पहुंचती है। Bronchial tubes which carry air into the lungs branch through the lungs into smaller and smaller tubes. जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे, कि वो फर्दर उसकी सब डिवीजन होती है, लेफ्ट ब्रोंकाई की भी और राइट ब्रोंकाई की भी, वो फर्दर सब डिवाइड होता है, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। और ब्रोंक्यूल्स फिर आगे जाके एयर सैक्स उनके साथ जुड़ जाते हैं, जिनको हम एल्वोली बोलते हैं, एल्वोलिस। At the end of the smallest tube, air enters tiny air sacs called alveoli. ठीक है, एल्वोली का स्ट्रक्चर भी बताया था आपको मैंने, कितने छोटे छोटे एयर सैक्स, बैग्स जैसे होते हैं, बलून जैसे होते हैं, जिनमें हवा अंदर घुस जाती है। और वहां पे ऑलरेडी ब्लड बहुत ज्यादा, हमने पीछे पढ़ा इसका लंग्स में जो ब्लड रिजर्वायर का काम भी करता है, इसमें ऑलरेडी पूरा लंग्स जो है हमारा इतना ज्यादा ब्लड होता है वो पिंक कलर का हो जाता है हमारा, पिंक कलर का होता है मेनली हमारा जो लंग्स होते हैं। इसकी वजह से वो ज्यादा उसमें हमारे आरबीसी वगैरह ब्लड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से हमारा उसका वो वाला कलर होता है। The walls of the alveoli are only 1 cell thick. ये जो सेल्स होते हैं जो एल्वोली के, वो सिर्फ 1 सेल थिक होते हैं। और सेल, हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक है, ऐसे दिखता है। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा डेलिकेट है, बहुत ज्यादा डेलिकेट। एक सेल मतलब हम अंदाजा भी नहीं कर सकते कितना पतला हो सकता है, वो बहुत ज्यादा डेलिकेट। ऑक्सीजन पासिस फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द एल्वोली इनटू द ब्लड। ऑक्सीजन पास करता है एल्वोली से ब्लड में। ऑक्सीजन याद रखना, ऑक्सीजन पास होता है, सांस अंदर लिया हमने, अब ऑक्सीजन, सांस मतलब ऑक्सीजन अंदर लिया, ऑक्सीजन उसके साथ बाकी गैसेस भी है, लेकिन हम आप सिर्फ याद रखो सांस अंदर लिया हमने, उसमें ऑक्सीजन हमने यूज करना है। ऑक्सीजन पास होती है एल्वोली से ब्लड में, याद रखना, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट इज पास फ्रॉम द ब्लड टू द एल्वोली। एक्सचेंज बताया था मैंने, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वोली से ब्लड में आया ऑक्सीजन
और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट जो है ब्लड से एल्वोली में एक्सचेंज रहता है उसके पास, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड आया और कार्बन डाइऑक्साइड गया, ऑक्सीजन आया कार्बन डाइऑक्साइड गया। ऑक्सीजन हम बोलते हैं O2 और कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, डाई बोला था मैंने पहले दिन बोला मैं आपको, डाई जहां भी देखोगे उसका मतलब है 2। मोनो या यूनी बोलते हैं हम साइंस की लैंग्वेज में वन को, मोनो या यूनी बोलते हैं हम, यूनिसेलुलर जैसे हमने पढ़ा था, यूनी मतलब वन, मोनो मोनोकॉट्स हम पढ़ेंगे इसमें हम प्लांट्स में, मोनो का मतलब है वन, ठीक है। इसी तरह बाई देखोगे, बाई या डाई, DI डाई, ठीक है, डाइकॉट्स, ठीक है। तो डाई को कहा जाता है दो, या बाई को दो कहा जाता है, इसे ऐसे तीन को ट्राई कहा जाता है, चार को टेट्रा, पांच को पेंटा, फिर हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका, ऐसे हमारे याद रखने हैं अपने बेसिक्स 1 2 3 का मतलब याद रखने हैं। आपकी मैथ में भी है, पेंटागन होती है 5 साइड है, पेंटा मतलब 5 साइड है, ठीक है, ऑक्टागन 8 साइड है, ठीक है। अच्छा, फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप देख लो क्या क्या हमारा, सप्लाइज द बॉडी विद ऑक्सीजन, सांस ले रहे हैं हम, वो सिर्फ ऑक्सीजन हमारा यहाँ तक, ये लंग्स तक ही सीमित नहीं रहता है, वो जितना भी सांस ले रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन हम जो ले रहे हैं वो सिर्फ हम ये जो लंग्स तक ही सीमित नहीं रहता है, वो पूरी बॉडी तक जाती है ऑक्सीजन, और वहां से पूरी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो बाहर निकलती है। और ये जो लंग्स में जो रेजिडुअल वॉल्यूम दे रहता है, इसमें फिक्स्ड एक अमाउंट ऑफ जो एयर जो है तो वो कंटिन्यूसली उसमें रहता ही रहता है, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। नहीं तो हमारे लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, अगर सारी सांस बाहर आ जाएगी वो कोलैप्स हो जाएंगे। लेकिन रिब्स भी और ये जो चेस्ट वॉल है उसको कोलैप्स होने नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी एक रेजिडुअल वॉल्यूम है, नेचर ने एक रेजिडुअल वॉल्यूम उसमें रखा हुआ है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ उसमें रहता ही रहता है, जो कंटिन्यूसली चेंज होता जाता है अमाउंट उसका, ठीक है। अच्छा, फिल्टर्स इंस्पायर्ड एयर, फिल्टर करता है, हम सांस अंदर ले रहे हैं उसको फिल्टर होती है, ठीक है, अंदर पहुंचते पहुंचते उसका टेम्परेचर भी उसका नॉर्मल हो जाता है। जब सांस ले रहे हैं, सांस हवा का अंदर लेना, अंदर पहुंचते पहुंचते फिल्टर भी होती है, टेम्परेचर भी उसका सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। प्रोड्यूसेस साउंड, साउंड लैरिंक्स का काम, लैरिंक्स बताया था मैंने आपको, साउंड बॉक्स ये भी इसी का एक पार्ट है। कंटेन्स रिसेप्टर्स फॉर स्मेल, खुशबू लेते हैं हम या बदबू आती है हमें, वो भी इसी नाक का ही काम है, इसी का काम है, इसी का एक सब पार्ट है, नॉस्ट्रिल्स। जैसे कल मैंने आपको जीभ का बताया था, हमारा टेस्ट बड्स है, इसी तरह इसी में रिसेप्टर्स आते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, वो भी रिसेप्टर्स ही हमारे टेस्ट बड्स। ऐसे ही स्मेल और इसके बदबू के, उसके भी रिसेप्टर्स हमारे नाक में, जो पता इतना सेंसिटिव होते हैं, पता चल जाता है हमें किस किस्म की खुशबू है। Rids the body of some excess water and heat, एक्सेस वाटर अगर हमारी बॉडी में हो या हीट हो तो ये भी इसी का काम, रेस्पिरेशन का काम करते हैं हमारे, ये निकाल देता है बाहर उसको, ठीक है। और इसी के साथ साथ ट्रांसपायरेशन हम प्लांट्स में पढ़ते हैं। हेल्प्स रेगुलेट बॉडी पीएच, ब्लड पीएच, सॉरी ब्लड का जो पीएच लेवल है, एसिड बेस कंसंट्रेशन, इसके पीछे वाली स्लाइड में जो हमने पढ़ा था वो भी यही मेंटेन करता है, एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। अगले वाली स्लाइड में देखेंगे हम एक और चीज है, ब्रीथिंग, पल्मोनरी वेंटिलेशन, ब्रीथिंग को हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहा जाता है, कंसिस्ट ऑफ 2 साइक्लिक फेजेस, इनहेलेशन आल्सो कॉल्ड इंस्पिरेशन, ड्रॉस गैसेस फ्रॉम द इनटू द लंग्स, और एक्सहेलेशन आल्सो कॉल्ड एक्सपायरेशन, फोर्सेस गैसेस आउट ऑफ द लंग्स। ये आपने पढ़ लिया पीछे, या आप नोट डाउन कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें क्या चीज है। अच्छा देखो, इसमें 3 चीजें हैं, अभी हमने पीछे देखा, इससे पहले हम एक और चीज देखेंगे। ये देखो, हमारे पास 2 चीजें होती है, जो हमारा रेस्पिरेशन है 2 किस्म का होता है, एक होता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल मतलब जो सांस ले रहे हैं, बाहर से ही सांस ले रहे हैं, हवा से ही सांस ले रहे हैं ना, वो अंदर जा रहा है, ये देखो सांस अंदर आ रही है या सांस बाहर जा रही है, ठीक है, सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, उसको कहा जाता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ हमारा कम्युनिकेशन है, ठीक है।
उसी के अपोजिट में आया हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। जब सांस अंदर चली गई, अब अंदर की बात आ गई इंटरनल रेस्पिरेशन। अब अंदर की बात आ गई, अब ये जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है सेल्स और इसके एल्वली के बीच में, ब्लड सेल्स और एल्वली के बीच में जो कम्युनिकेशन है, तो सांस अंदर चली गई, उसने फिर ब्लड में भी घुसना है, तो वहां पे जो एक्सचेंज हुआ उसको बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ये याद रखना, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स ने इसको हैंड ओवर किया और ऑक्सीजन इसको ब्लड ऑक्सीजन एक्सचेंज में दे रहा है, और ऊपर वाली साइड कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे रहा है, ठीक है। और जो एनवायरनमेंट में और हम सांस अंदर बाहर ले रहे हैं नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह सकते हैं। मतलब कहना ही है हमने। अच्छा ये क्या चीज है? अच्छा ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो रहा है हमारा, अब थोड़ा इधर ध्यान रखना है क्या चीज है। अभी पढ़ा हमने इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जब हमने सांस अंदर तुमने, ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला बॉक्स है, ये हमारा लंग है, ठीक है। ये क्या है? इस ये लंग से हमारे, ये बीच में हार्ट है, और ये नीचे हमारा ये बॉडी आया। ये जो स्ट्रक्चर है, जो स्लाइड दिख रही है तुमको, इसमें 3 चीजें हैं। एक सबसे ऊपर है लंग्स, बीच में हार्ट है, और सबसे नीचे क्या है? हमारी पूरी बॉडी। अब ये तीनों कैसे आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं? सांस अंदर आ रही है, लंग्स में एक्सचेंज हो रहा है, और बॉडी तक कैसे पहुंच रहा है, और हार्ट का क्या काम है इसमें बीच में, ठीक है, वो हम देखेंगे। देखो हार्ट का काम इसमें मेन है। देखो हमने देखा था, हमने ये स्टोरेज ऑर्गन का काम करता है, स्टोरेज ऑफ ब्लड का काम कर रहा है हमारे लंग्स, कैसे कर रहा है स्टोरेज का काम, हम देखेंगे। देखो लाल वाली साइड जितना भी दिख रहा है आपको, इसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हमारे ब्लड हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। डी मतलब विदाउट, डी का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में होता है, हमेशा याद रखना है। री का मतलब होता है दोबारा, डी का मतलब होता है विदाउट, ठीक है। एक्स का मतलब होता है बाहर, इन का मतलब होता है अंदर, जैसे एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। रीऑक्सीजनेटेड होगा अगर दोबारा हम किसी चीज को ऑक्सीजनेट करें, लेकिन हमारे पास वर्ड है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स नहीं, इसका मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तभी उसको डीऑक्सीजनेटेड मतलब उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन उसमें से निकाल गया है, उसके पास क्या है? उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड वाले के पास ऑक्सीजन उसके पास मौजूद है। अच्छा अब ये जो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, याद रखना, इधर रख लो, हार्ट पे आ लो पहले, बीच में सेंटर वाले पोर्शन में हमारे पास हार्ट है, ये यहां से आ रहा है सिस्टमिक आर्टरीज के थ्रू ब्लड हमारा, ठीक है। और ये इसने पहुंचाना है पूरी बॉडी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पंप तो हार्ट ही करेगा ना ब्लड को, सर्कुलेशन हमारी हार्ट से ही होनी है, तो ये पूरा बॉडी तक पहुंचा दिया इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ब्लड के थ्रू जब ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचा, याद रखना, ध्यान रखना मेरी, ब्लड जब हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचा ऑक्सीजनेटेड वाला, यहां से लिया उसने ऑक्सीजन, और वहां से क्या पकड़ेगा वो? वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ेगा। इधर देखो नीचे एक्सचेंज में तो कार्बन डाइऑक्साइड हवाले दिया उसको, और कार्बन डाइऑक्साइड उसने वापस दिया उधर से, बॉडी ने क्या दिया उसको? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यही वाला देखो यहां से इधर, ये ब्लू वाला पोर्शन सिस्टमिक वेन्स के थ्रू फिर से कहां पहुंच गया वो? हार्ट में पहुंचा, और हार्ट से फिर यहां से होके ऊपर के लिए फिर लंग्स में चले जाता है। कौन? ये डीऑक्सीजनेटेड, ये ब्लू वाला। जब लंग्स में पहुंचा तो वहां पे हमने सांस अंदर ली होती है, तब तक छोड़ी होती है, कंटिन्यू प्रोसेस, और ये वाला भी कंटिन्यू प्रोसेस है। तो ये इसके पास, इस ब्लू वाले के पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ये लंग्स में पहुंचा, कार्बन डाइऑक्साइड उसको हवाले किया, जो लंग्स में जो ब्लड है उसको कार्बन डाइऑक्साइड हवाले किया, और क्या लिया एक्सचेंज में? ऑक्सीजन। यहां से फिर से आया, ये फिर से किधर गया? हार्ट में। हार्ट फिर से उसको कहां सर्कुलेट करेगा? बॉडी में। बॉडी फिर उसको डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कहां पहुंचाएगी? हार्ट में। हार्ट कहां पहुंचाएगा? लंग्स में। तो लंग्स में जाके कार्बन डाइऑक्साइड उसको हवाले करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, और फिर से वहां से आएगा, लंग्स से निकलेगा और कहां पहुंचेगा? हार्ट में। हार्ट फिर से पंप करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पहुंचाएगा? बॉडी में। बॉडी में फिर से एक्सचेंज होगा,
फिर से एक कंटिन्यू प्रोसेस है, जैसे हम सांस अंदर बाहर, वैसे ही ये एक्सचेंज भी कंटिन्यू प्रोसेस है बॉडी में भी और लंग्स में भी। और इसका सेंट्रल रोल किसका रहता है यहाँ पे? हार्ट का रहता है। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं डायग्राम में, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जब मैं बोल रहा हूं तब सिर्फ सुनना चाहिए। 2 मिनट आपके पास, आप ये नोट डाउन कर लो। हम एक और स्लाइड है, हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक हमारा आज का कंप्लीट हो जाएगा। फोटोज वगैरह आप ले सकते हो ताकि अपने पास रिकॉर्ड रहे। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक हमारा आज का ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स बोथ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग में हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है, ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट। और इसके अपोजिट में रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। अब ये जो हमारा रेस्पिरेशन है वो सेलुलर लेवल पे आ जाता है, सेल के अंदर सेलुलर लेवल पे ब्रेकडाउन ऑफ फूड। हमने जो खाना खाया, डाइजेशन हुआ है, एसिमिलेशन हुआ है, तो सेल्स में कैसे पहुंचता है और वहां पे कैसे उसका मेकअप होता है, फिर से कैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसको बोला जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, आपने सिंपल आपने ये वाला याद रखना है, आपने ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है, सिंपल आपने ये वाली चीजें याद रखनी है। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस होता है तो 2 चीजें होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिक जिसमें हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कट ऑफ होते हैं, जैसे डाइजेशन हो रही है हमारी, ठीक है। और एनाबॉलिक प्रोसेस जब हमारा एसिमिलेशन हो जाता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन और फिर एसिमिलेशन, और फिर हमारा फिर से एनाबॉलिक प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। इनकम्प्लीट प्रोसेस को बोला जाता है बायोकेमिकल प्रोसेसेस हमारे। और रेस्पिरेशन इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ एनर्जी। और फिर एंड प्रोडक्ट क्या होता है इसको, ताकि हमें एनर्जी मिले, चाहे वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी मिले या इंस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी मिले। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो वो इंस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी लेते हैं। ग्लूकोज पीते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। केला खाते हैं, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है हमारा? फैट्स और प्रोटीन। जनरली हमारे फैट्स ही है, प्रोटीन की, लेकिन हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, स्टोर रहते हैं हमारी बॉडी में। तो ब्रीथिंग इसका अपोजिट है, इसका फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग जो है वो कंप्लीट फिजिकल प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन हमारा बायोकेमिकल प्रोसेस है और ब्रीथिंग हमारा इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये इसी का एक प्रोसेस है ब्रीथिंग। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। कल पढ़ना है हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ये वाली डायग्राम अगर किसी ने नोट डाउन कर लिया वो कर लो। तो कल वाला टॉपिक थोड़ा पढ़ के आना। आज के लिए थैंक यू एवरीबॉडी। और टू गाइड